कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। आपने इंडियन इकोनॉमी के 2 चैप्टर्स कवर कर लिए होंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा? ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ा, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ा, फिर हमने देखा कि जब इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद हमने 5 ईयर प्लान्स कैसे बनाए, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी। अब हमको ना थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है कि उन 5 ईयर प्लान्स में ऐसी क्या पॉलिसीज थी ऑन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर के साथ। सो लेट्स किक स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर, दैट इज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड फ्रॉम 1950 टू 1990। सबसे पहले एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या आया था? लैंड रिफॉर्म्स। सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स क्यों आया था? क्योंकि सबसे जो ज़्यादा सफरिंग्स थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही थी और ज़मींदार्स ने ही हमारे ऊपर भाई बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रखा था और हम उनसे ही सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। तो हमारा सबसे पहला प्लान यही था कि भाई ज़मींदार्स को बिल्कुल एलिमिनेट करो, राइट। तो लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए। रिफॉर्म्स मतलब क्या? चेंजेस लेकर आना। लैंड रिफॉर्म्स का दूसरा नाम है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू में आ सकता है। सबसे पहला पॉइंट इज एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। एबॉलिशन मतलब उस चीज का कैंसिलेशन। इंटरमीडियरीज कौन हुए? हमारे जमींदार्स। तो हमको सबसे पहले अपने ओनरशिप राइट्स किसको देने थे? जो हमारे एग्रीकल्चर्स थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे, जो कि हमारे टिलर्स ऑफ द सॉइल जिनको हम बोल रहे थे, जो कि सच में काम करते थे उस जमीन पर। और ब्रिटिशर्स के टाइम पे उनको सिर्फ क्या दे दिया जाता था? अनाज दे दिया जाता था, ग्रेन्स दे दिया जाता था कि तुम अपना बस घर चलाओ। लेकिन जो सच में काम कर रहे हैं उनको ही ओनरशिप राइट्स दी गई। बेसिक 2 ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे पास काम करने के लिए। सबसे पहला था कि भाई इनका एक्सप्लॉयटेशन कम करो या इनके एक्सप्लॉयटेशन को बिल्कुल स्टॉप करो, दे डोंट डिजर्व टू बी एक्सप्लॉयटेड। एंड सेकंड था कि कल्टिवेटर्स अगर कुछ अच्छा उगा रहे हैं तो उनको कुछ इंसेंटिव्स दीजिए। इंसेंटिव्स मतलब जैसे आप कुछ अच्छा काम करते हैं आपको गिफ्ट मिलता है, वैसे ही इनको भी कुछ दीजिए आपकी भाई, ठीक है, रिवॉर्ड के तौर पे इनको कुछ मनी दीजिए या फिर अपना ये अनाज बेचे तो उसके बदले में इनको मनी मिले, राइट। इतना क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है लैंड रिफॉर्म्स का, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। सीलिंग मतलब क्या कि लैंड होल्डिंग किसके पास मैक्सिमम कितनी हो सकती है उसको फिक्स कर देना। कि सपोज एक गवर्नमेंट ने बोल दिया कि सबके पास 1 एकड़ लैंड हो सकती है सिर्फ, राइट। अगर अब पॉइंट है कि अब किसी के पास 2 एकर्स ऑफ लैंड है तो उसका क्या करेगी गवर्नमेंट? तो 1 एकड़ तो आप खुद रखिए, दूसरा जो 2nd एकड़ है या जो एक्स्ट्रा सरप्लस लैंड है वो गवर्नमेंट क्या करती थी? सीज कर लेती थी, अपने पास ले लेती थी और जो लैंडलेस लेबरर्स हैं उनको दे देती थी। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा, मैम ऐसे कैसे हमारी लैंड ले ली? अब तो हमारे परदादा, दादा परदादा ने बना कर रखी थी। देखिए, इंडिपेंडेंस के टाइम ना ऑलरेडी रिच और पुअर के बीच का जो डिवाइड था, जो गैप था, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बड़ा था, राइट। तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ तो पॉलिसीज लेकर आना पड़ेगा ना। अगर नहीं ऐसी पॉलिसीज होंगी तो क्या होगा? रिच के पास बहुत लैंड होगा और बाकी सब लैंडलेस रह जाएंगे, राइट। तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट ये पॉलिसी लेकर आई थी। So ceiling on land holdings is maximum size of cultivable land an individual can own. Cultivable land, right, कि जिसपे कल्टिवेशन हो सकता है। और why cultivable land only? ताकि वो लैंडलेस लेबर के पास जाए तो वो उस पर कल्टिवेशन कर पाए, उस चीज को बेच पाए और उस चीज से पैसा कमा पाए। सरप्लस लैंड है तो क्या करेगी? सीज बाय गवर्नमेंट और फिर उसको हम हैंड ओवर कर देंगे लैंडलेस लेबरर्स को। ओके, नेक्स्ट क्या था? कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। कंसोलिडेशन मतलब क्या? कंबाइन। हमने ये चीज पढ़ रखा है कि फ्रैगमेंटेड होल्डिंग्स थी एग्रीकल्चरिस्ट के पास। फ्रैगमेंटेड मतलब क्या होता है? थोड़ी इधर थोड़ी इधर। सपोज एक डायग्राम बनाया मैंने, सपोज किसी फार्मर के पास एक यहाँ थी लैंड, एक यहाँ थी और एक सपोज ये थी, कोई भी ले लीजिए, 3 आपके पास अलग अलग स्कैटर्ड लैंड थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? भाई देखो 3 जगह अलग अलग लैंड होगी तो खर्चे भी 3 जगह ही लगेंगे, राइट। एक पंप से काम चल सकता था अगर एक बड़ा पीस ऑफ लैंड होता, लेकिन अब 3 छोटे छोटे तो 3 पंप लगवाने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? ठीक है, तुम्हारी स्कैटर्ड लैंड है, तुम बता दो तुम्हारी कितनी एकड़ है, उसका मैं तुम्हें एक बड़ा पीस अलॉट कर देता हूँ। अब एक बड़ा पीस अलॉट होने से देखिए खर्चे भी बच जाते हैं और जो लैंड साइजिंग हो जाती है वो भी प्रॉपर हो जाती है। ओके, फोर्थ, रेगुलेशन ऑफ रेंट। देखिए वैसे ही ना कल्टिवेटर्स और फार्मर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था कि जितना तुम उगाते हो उससे ज़्यादा हमको दे दो, क्योंकि ऊपर जो टॉप पोजीशन पे बैठा है वो तो एक्सप्लॉइट करने ही बैठा है। तो एक रूल बन गया था कि भाई जितने वैल्यू का क्रॉप होगा उससे 1/3 से ज़्यादा आप मुझसे रेंट नहीं मांग सकते या आप मुझसे कुछ भी चार्ज नहीं कर सकते। सपोज मेरी क्रॉप की वैल्यू 100 रुपीज़ है टोटल, तो अब 33 रुपीज़ से ज़्यादा मैं
आपको पे करने के लिए लायबल नहीं हूं, नीदर आप डिमांड उस चीज का कर सकते हैं। एंड लास्ट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग आपने शायद बीएसटी में ये टर्म पढ़ा होगा, राइट। कोऑपरेटिव फार्मिंग मतलब होता है छोटे छोटे फार्मर्स अपना प्रोड्यूस जब मिला लेते हैं। देखिए मैं एक छोटी फार्मर हूं, एक और कोई छोटा है, एक और कोई छोटा है, मैं एक ट्रैक्टर अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन सारे लोग अगर मिल जाएंगे तो हम लोग अगर थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएंगे तो हम अपने इनपुट्स जो हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं, हम एक ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, हम HYV सीड्स खरीद सकते हैं, जो कि हम आगे बात करेंगे, और अपने प्रोड्यूस को भी एक बल्क में बेच सकते हैं और हायर प्रॉफिट में बेच सकते हैं। आज मेरे पास 2 किलो ही गेहूं है, 2 किलो व्हीट है, राइट। तो क्या हो रहा है, सामने वाला बोल रहा है भाई मुझे तो 50 किलो चाहिए, तो 2 किलो की मेरी तो कोई कदर ही नहीं है। लेकिन ऐसे दो करके कितने सारे लोग मिलकर हम 50 किलो बना सकते हैं और उसको ऑफर कर सकते हैं। तो जिस रेट पर हमने गेहूं मिक्स किया था, मतलब मैंने 2 किलो किया था, तो उतना शेयर ऑफ प्रॉफिट मेरे पास आ जाएगा, राइट। क्लियर है। तो बेसिकली जो पॉलिसीज थी वो स्मॉल लैंडलेस लेबरर्स के लिए ज्यादा इंक्लाइन थी, क्योंकि हमको उनको इंक्लूड करना था इकोनॉमी में, क्योंकि मेजर पोर्शन जो था वो स्मॉल लैंडलेस लेबरर्स का ही था, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर लैंड रिफॉर्म्स। तो हमने 5 लैंड रिफॉर्म्स पढ़े, रिवाइज करिए फिर आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं आगे क्या पढ़ना है हमको। पार्शियल इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। देखिए पॉलिसीज तो बहुत अच्छे से बनती है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो पाती है इकोनॉमी में? क्या लैंड रिफॉर्म्स प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो पाए? देखिए पार्शियल इंप्लीमेंटेशन था, पार्शियल मतलब आधा ही। वेस्ट बंगाल और केरला में तो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हुआ, जैसे हमने बात की थी। बाकी जगह इंप्लीमेंट नहीं हो पाई चीजें बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। पहला, जमींदार ना इतने स्मार्ट बन गए थे कि वो ही दिखाते थे कि भाई मैं ही टिलर हूं, मैं ही बेचारा हूं, मेरे पास ही पैसा नहीं है, राइट। तो जो असली टिलर्स थे वो तो अभी भी एक्सप्लॉइट हो रहे थे। एंड सेकेंड चीज, लैंडलॉर्ड्स ने ना बड़ी स्मार्टली जो सीलिंग एक्ट बना था, सीलिंग एक्ट मतलब कि जो सरप्लस लैंड अगर होगा, जो हमने अभी पॉइंटर पढ़ा कि जो सरप्लस लैंड होगा वो गवर्नमेंट को चला जाएगा, वो सीज कर लेगी और लैंडलेस लेबरर्स को दे देगी कि एक मैक्सिमम अमाउंट ही लैंड हम होल्ड कर सकते हैं। तो लैंडलॉर्ड्स ने क्या किया ना, बड़े स्मार्टली सीलिंग एक्ट को अपोज कर दिया कि भाई हम इस चीज को नहीं मानते। तो जब तक कोर्ट में वो चीजें फाइट होती तब तक लैंडलॉर्ड्स ने बड़े स्मार्टली क्या किया कि जो सरप्लस लैंड थी वो अपने रिलेटिव्स के नाम पे कर दिया। तो भाई मेरे पास तो 1 ही एकड़ लैंड बचा है, मेरे रिलेटिव के पास 2 एकड़ ऑफ लैंड है, राइट। और कंडीशन क्या थी कि कल्टिवेबल लैंड एक इंसान के ऊपर सीज किया गया था कि इतना मैक्सिमम होल्ड एक पर्टिकुलर इंसान कर सकता है। तो मैं अपने रिलेटिव के ऊपर ट्रांसफर कर देती हूँ अपनी प्रॉपर्टी, तो उसका भी 1 एकड़ खड़ा हो गया, मेरा भी 1 एकड़ खड़ा हो गया। तो क्या होता है, लैंड तो हमारे घर में ही रह गई ना, वो तो लैंडलेस लेबरर्स तक पहुंच ही नहीं पाई। तो जो असली मुद्दा था वो तो कंप्लीट ही नहीं हो पाया। ओके देखिए हमने लैंड रिफॉर्म्स कंप्लीट कर लिया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द टेक्निकल रिफॉर्म्स। टेक्निकल रिफॉर्म्स किससे रिलेटेड थे? 2 चीजों से, HYV टेक्नोलॉजी एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। HYV मतलब क्या? हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स मतलब क्या? हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स बेसिकली वो सीड्स होते हैं, जैसे सपोज नॉर्मल सीड से एक पौधा उगता है ना, हाई यील्डिंग वेराइटी से मल्टीपल पौधे उगते हैं। तो जिससे क्या होता है, एक सीड से जो प्रोडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। एंड ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन नाम कैसे पड़ा? ग्रीन मतलब क्रॉप, रेवोल्यूशन मतलब कोई भी चीज में अच्छे की तरफ चेंज लेकर आना, सो स्पर्ट या फिर इंक्रीज। सो 1967-68 में स्टार्ट हुआ हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से 25% इंक्रीमेंट हुआ हमारी प्रोडक्टिविटी में। इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गई फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, अब उसको इंपोर्ट नहीं कराना पड़ता था, इतना नेसेसिटी जो हमारे फूड ग्रेन्स थी। और हमने फाइनली एक जो हमारा साइकिल था, जो हम एक ट्रैप में फंस गए थे स्टैग्नेशन के, उसको ब्रेक करके हम फाइनली आगे बढ़ गए। सो दैट्स अ पॉजिटिव गुड साइन। सो लेट्स सी एलिमेंट्स क्या क्या थे HYV टेक्नोलॉजी के। यूज ऑफ HYV सीड्स, ये तो डेफिनेट ऑब्वियस बात है कि HYV सीड्स यूज करने पड़ेंगे। व्हीट, बाजरा, राइस, मेज, ज्वार, कॉटन, इन सारे HYV सीड्स हमारे पॉपुलर हो चुके थे। केमिकल फर्टिलाइजर्स, देखिए HYV सीड्स में ना फर्टिलाइजर्स की भी नीड ज्यादा होती थी, पेस्टिसाइड्स की नीड ज्यादा होती थी, इंसेक्टिसाइड्स की नीड ज्यादा होती है। देखिए जो चीज प्रोडक्टिविटी देगा ऑब्वियसली उस चीज की प्रोटेक्शन भी हमको ज्यादा लगेगी। सो यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स
14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर्स बने थे, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम वगैरह स्टार्ट किया गया था कि नहीं अब कोई अच्छी चीज आई है, एचवाईवी टेक्नोलॉजी आई है तो उस चीज का फुल यूटिलाइजेशन किया जाए। एंड एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, एंड एचवाईवी सीड्स को ना पानी भी ज्यादा लगता था। सो 1951 तक ओनली 17% ऑफ द लैंड वर कवर्ड अंडर इरिगेशन, लेकिन 1967-68 तक 45% लैंड कवर कर लिया था। हमने काफी टनल्स वगैरह बना लिए थे, सोर्सेस बना लिए थे ताकि हम पानी को रिवर से खेतों तक पहुंचा पाए। राइट, क्लियर है? देखते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दैट इज द डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। देखिए फेजेस में ना आया था ग्रीन रेवोल्यूशन, पहला फेज जो था वो मिड 60s और 70s का था, जिसमें कि स्कोप बहुत कम था, सिर्फ व्हीट और राइस तक ही रिस्ट्रिक्टेड था। क्यों ऐसा? क्योंकि जब हम कोई नई चीज एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो हम छोटे से स्टार्ट करते हैं, हम ऐसा नहीं करते एकदम से एक्सपैंड कर देते हैं, छोटे से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा रिजल्ट आ रहा है, उस हिसाब से आगे एक्सपैंड करेंगे। तो व्हीट एंड राइस तक रिस्ट्रिक्टेड था। मेजरली एरियाज कौन से कवर थे? पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। आप देखिए एग्रीकल्चर आज भी यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस है। एंड रेवोल्यूशन वाज रिस्ट्रिक्टेड टू रिच फार्मर्स एंड सिलेक्टेड एरियाज ऑफ द कंट्री। जो रिच फार्मर्स थे, जो बहुत इजीली अफोर्ड कर पा रहे थे। क्यों अफोर्डेबिलिटी की बात आ रही है यहाँ पे? क्योंकि जो एचवाईवी सीड्स थे वो कन्वेंशनल सीड्स, जो हमारे ट्रेडिशनल सीड्स हैं, उससे थोड़े एक्सपेंसिव थे। तो रिच फार्मर्स को देखिए, जिसके पास पैसा होता है ना उसको एक्सपेरिमेंट भी करने का मन करता है, तो रिच फार्मर्स को लगा नहीं भाई कोई अच्छी चीज आई है तो उसमें स्विच होकर देखते हैं। लेकिन वही जो पुअर फार्मर्स हैं उनको लगेगा भाई अगर पैसा डूब गया तो, और उनके पास इतना फंड भी नहीं था राइट कि वो एक्सपेरिमेंट इस चीज को करके देखें। लेकिन जो मिड 70s और मिड 80s में हमारा जो फेज था वहां पर स्कोप एक्सपैंड हुआ क्रॉप्स के उस पे भी, कि लोग ज्वार बाजरा में भी शिफ्ट हुए एंड लार्जर एरिया भी कवर किया। क्यों कवर किया? क्यों स्मॉल फार्मर्स भी आने लग गए? क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको लोन प्रोवाइड कर दिया था लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में, और जो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स वगैरह वो सब्सिडाइज्ड रेट पर, कि चलो क्योंकि स्मॉल फार्मर्स तक चीजें पहुंचानी है तो उनको चीजें सस्ती करके देनी पड़ेंगी और उनको पैसा अवेलेबल कराना पड़ेगा। तो पैसा कैसे अवेलेबल होगा? जब उनके पास लोन होगा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, क्योंकि खुद के पास तो उनके पास पैसा है नहीं। राइट तो ये आपका जो फेजेस है ये डेफिनेटली आता ही है एग्जाम में। 3 मार्कर क्वेश्चन में इजी वे में आप इस चीज को लिख सकते हैं। इतना क्लियर हुआ आपको? पॉलिसीज क्लियर हो गई। हमको अभी ग्रीन रेवोल्यूशन को और कंटिन्यू करना है, एडवांटेजेस, मेरिट्स, डीमेरिट्स सारी चीजें देखनी है, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, subscribe to my YouTube channel. Also don't forget to press the bell icon so that you can get notified. कोई भी वीडियो छूटनी नहीं चाहिए। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा, बाय बाय।